मैं उन्हीं ही ख्यालात में डूबा हुआ फ्लैट में वापस पहुंचा तो फ्लैट खाली था। अलबत्ता मेरे छोड़े हुए रुक्के की पुश्त पर उजलत में लिखा हुआ सुल्तान शाह का जवाबी पैगाम मौजूद था। वो मेरी गैर हाजिरी में फ्लैट पर आया और सफरी जरूरियात का मुख्तसर सा सामान लेकर फौरन ही वापस चला गया था। उसके पासपोर्ट का हैरतनाक तौर पर बंदोबस्त हो गया था। मैं हैरान था कि उस महकमे का वो कौन सा फर्ज शनास अफसर था जिसने सुल्तान शाह की हंगामी जरूरत का एहसास करते हुए रात गए उसका पासपोर्ट तैयार करके उसे थमा दिया था। उसने अपने पैगाम में लिखा था कि वो सुबह 5 बजे वाली परवाज से बैंकॉक चला जाएगा और वहां उतरने के सिर्फ घंटे बाद कैथे पैसिफिक एयरलाइंस की अगली परवाज से हांगकांग चला जाएगा। उसका पैगाम पढ़ने के बाद मैं दिल ही दिल में उसकी कामयाबी के लिए दुआ किए बगैर न रह सका। सुल्तान शाह ने अपने पैगाम में फ्लैट से मेरी गैर हाजिरी पर अपनी तशवीश का इजहार करते हुए लिखा था कि वो त्यारे में सवार होने तक एयरपोर्ट से वक्फे वक्फे से फोन करता रहेगा ताकि सफर पर रवानगी से कबल आखिरी बार मुझसे गुफ्तगू कर सके। उसकी रवानगी के इंतजामात पर सिर्फ 5,000 रुपए का फाजिल खर्च आया था। पैगाम पढ़कर मैंने वो कागज तलब कर दिया और ड्राइंग रूम ही में सोफे पर दराज हो गया। मेरा छोड़ा हुआ पीने पिलाने का सारा साजो सामान मेज पर उसी तरह मौजूद था जिस तरह मैं छोड़ कर गया था। थोड़ी देर बाद सुल्तान शाह का फोन आया तो पता चला कि वो उसकी तीसरी कॉल थी। वो पहली मर्तबा किसी बैनुल अक़वामी सफर पर तनहा रवाना हो रहा था, इसलिए शायद परवाज का पहला ऐलान होते इब्तदाई मराहिल से गुजरकर डिपार्चर लाउंज में पहुंच गया था, क्योंकि फोन उसने लाउंज के पब्लिक कॉल ऑफिस से किया था। मैंने उसे अपनी खैरियत से आगाह किया और उसने खुलकर बात करने के बजाय इशारों में यह बात वाजे कर दी कि रवानगी के सिलसिले में हर काम तसल्ली बख्श तरीके पर अंजाम पा गया था। मुझे अंदाजा था कि नए आदमी के लिए किसी बैरून मुल्क हवाई अड्डे पर दूसरी परवाज लेने के लिए 1 घंटे की मुद्दत बहुत ही कलील होती है। एयरलाइन की तरफ से ट्रांसलेट मुसाफिरों की मुनासिब रहनुमाई का बंदोबस्त न हो तो इमिग्रेशन वालों की कायम की हुई रुकावटों की वजह से हवाई अड्डे की इमारत भूल भलियां बंद कर रह जाती हैं, जिनके नतीजे में अनाड़ी मुसाफिर का बर वक्त मुकर्रर लाउंज में पहुंचना दुश्वार हो जाता है। एक बार आगे जाने वाली कन्फर्म्ड परवाज निकल जाए तो ट्रांजिट में फंसे हुए मुसाफिर को नई सीट हासिल करने में शदीद दुश्वारियों का सामना होता है। किसी मखसूस एयरलाइन का रायती टिकट हो तो ये दुश्वारियां मजीद बढ़ जाती हैं और फंसे हुए मुसाफिर को परदेश में यतीमी का एहसास सताने लगता है। मैंने उन इम्कानात की रोशनी में सुल्तान शाह को चंद तीर बहदफ तदाबीर पर अमल करने का मशवरा दिया और पूरे खलूस के साथ उसकी कामयाबी की दुआ करते हुए फोन बंद कर दिया। मैं तवील गैर हाजिरी के बाद ट्रेड लाइन के दफ्तर पहुंचा तो चौकीदार से शेर शाह तक सभी ने खुशगवार हैरत के साथ मेरा इस्तकबाल किया। मुझे अपने दरमियान पाकर वो सभी खुश नजर आने लगे थे। ट्रेड लाइन का दफ्तर शहर के मसरूफ तरीन कारोबारी इलाके में वाक़ था। यूं तो वो मुकामी माफिया का हेडक्वार्टर था, लेकिन उस इदारे के वजूद का ज़ाहिरी जवाज उसकी दरामदी सरगर्मियों में मुज़म्मर था। दरामदी कारोबार के शोबे में जो अमला मुलाजम था उसे सिरे से इल्म ही नहीं था कि ट्रेड लाइन का माफिया या मंशियात की गैर कानूनी तिजारत से भी कोई ताल्लुक था। दफ्तरी निज़ाम कुछ इस अंदाज में इस्तवार किया गया था कि दरामदी शोबे के अमले में से किसी को भी उस तरफ आने की जरूरत पेश नहीं आती थी। जहां मेरे और चीफ के दफातर वाक़े थे, सख्त डिसिप्लिन के नाम पर कायम की गई उस तफरीक की वजह से कारोबारी अमले में तजस्सुस समेत सरगोशियां जरूर जन्म लेती थी, लेकिन उनमें से कोई भी जरूरत से ज्यादा मुतजस्सिस होने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी वजह बहुत सीधी सादी और काबिल फहम थी। उन सबको उनकी तालीम और तजुर्बा के एतबार से खासी बेहतर तनख्वाहें दी जाती थी। दफ्तरी मामलात से हबीब जीवानी की लाताल्की की वजह से मैं कभी कभार दरामदी शोबे का राउंड लगा लेता था। उस रोज भी मैं अपने कमरे में जाने से पहले उस शोबे में जा निकला। वहां के अमले ने खुश दिली से मेरा इस्तकबाल किया और मैं सरसरी तौर पर हर एक की खैरियत दरियाफ्त करता हुआ टाइप राइटर पर मसरूफ लड़की के करीब पहुंचा तो उसकी मुतवर्रम आंखें देखते ही मैं चौंक पड़ा। वो अपनी कुर्सी से उठकर मुस्कुराई तो उसकी मुस्कुराहट में भी जबर या खौफ का अंसर नुमाया था। अपने तजस्सुस पर काबू पाकर मैंने उससे आगे बढ़ जाना चाहा, लेकिन उसने तकरीबन सरगोशियाना आवाज में मुझे खुद ही रोक लिया। सर, मैं आपसे कुछ बात करनी चाहती हूँ, उसने झिझकते हुए कहा। बोलो। मैंने उसकी तरफ पलटकर हमदर्दाना नरमी के साथ उसकी हौसला अफजाई की। उसने मेरी चुभती हुई नजरों की ताब न लाकर अपना सर झुका लिया और धीमे लहजे में बोली, यहाँ नहीं, मैं दफ्तर या तखलिये में बात करनी चाहती हूँ। बोलते हुए उसकी आवाज़ किसी नामालूम खौफ से लरज रही थी। मुझे मालूम है कि मेरी जसारत के नतीजे में मुझे मुलाजमत से जवाब पे मिल सकता है। मैं जानबूझकर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि सईद साहब मेरी बात का जवाब नहीं दे सकेंगे। सईद उसके मैनेजर का नाम था। लड़की का अंदाज और लबो लहजा बता रहा था कि वो किसी बदतरीन उलझन से दो चार है। बैठ जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं कहता हुआ आगे बढ़ गया। वहां ये गुफ्तगू इतने धीमे लहजे में हुई कमले के किसी रुकन को उसका अंदाजा ही नहीं हो सका होगा कि क्या बात हो रही थी। मुझे अपने दरमियान देखकर वैसे भी हर शख्स अपने काम में इन इमाक का मुजाहरा करने में मसरूफ हो गया था, इसलिए दफ्तर में किसी किस्म की चहमगोइयां शुरू नहीं हो सकी। लेकिन गुदात जिस्म वाली उस गोरी चिट्टी लड़की ने मुझे शदीद ज़हनी उलझन में मुब्तला कर दिया। अपने दफ्तर में बैठकर मैंने ट्रेड लाइन के तरीकाकार पर तफसीली गौर किया, लेकिन मैं अपने ज़हन में उभरने वाले
बड़े से बड़े सवालिया निशान का कोई जवाब तलाश करने में कामयाब नहीं हो सका। मेरे लिए सबसे सहल तरीका यह होता कि मैं बेला नामी उस लड़की को अपने दफ्तर में तलब करके फौरन ही मामला साफ कर लेता, लेकिन बरामदी शोबे के किसी मातहत को दफ्तर में तलब करने से हर तरफ एक खलबली सी मच जाती और बेला के लिए अपने तमाम साथियों को जवाब देना मुहाल हो जाता। दूसरी खास बात यह थी कि उस लड़की के रवैये में मुझे राजदारी का भी पहलू नजर आ। वो कुछ छुपा भी रही थी और बात भी करनी चाहती थी। वो ज़हनी तौर पर शायद उस कदर प्रागंदा थी कि यह भी ना सोच सकी कि मेरे दफ्तर में आने के बाद वो अपने मसले की मुतवक्का राजदारी को किसी सूरत में बरकरार नहीं रख सकेगी। मैंने चाय की प्याली खत्म करने तक उस मामले पर गौर किया, लेकिन उसका कोई हल नहीं तलाश कर सका। बेला का मसला उस कदर पुरस्रार और गैर मुतवक्का अंदाज में उभरा था कि इंटरकॉम पर चीफ की आवाज सुनने तक मैं उस रोज के अहम तरीन काम को भूलकर बेला की पहेली में खोया रहा। फारिग हो तो मेरे ही कमरे में आ जाओ। हबीब जीवानी ने सलाम दुआ के बाद कहा और मैं रजामंदी जाहिर करते हुए फौरन ही अपनी कुर्सी से उठ गया। दफ्तर से बाहर निकलते हुए मैंने सोचा कि मुझे बेला के मामले में चीफ से भी मशवरा कर लेना चाहिए। हो सकता है कि मुझे कोई अहम मशवरा दे सके, लेकिन मैंने फौरन ही वो इरादा तर्क कर दिया। मेरी छठी हिस्स मुझे उस मामले को अपनी जात तक महदूद रखने पर मजबूर कर रही थी। मैं हबीब जीवानी के कमरे में दाखिल हुआ तो अंधेरे उजाले का वही पुरस्रार इम्तिजाज मौजूद था जो खास मौके पर देखने में आता था। अपनी बड़ी सी स्याह अबनूसी मेज के पीछे हबीब जीवानी अंधेरे में डूबा हुआ था और मेज की दूसरी जानब रखी हुई कुर्सियां पूरी तरह रोशनी में थी। मालूम होता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा मसरूफ रहने लगे हो। अंधेरे में से उबरने वाली आवाज से सेठ हबीब जीवानी की खुश दिली झलक रही थी। आज मैं काफी दिनों के बाद तुम्हें देख रहा हूँ और मैं तुम्हारे रूबरू मौजूद होने के बावजूद तुम्हें देखने से कासिर हूँ। वो धीमे से अंसर बोला, हाथ पैरों के साथ तुम जुबान के भी बहुत तेज हो। पहले रोज तुमने सैंडो मरहूम और उसके साथियों की जो दुर्गत बनाई थी वो मुझे अब तक याद है और तुम्हारी जुबान के जोहर आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं। ये बताओ कि वीरा के बारे में क्या खबरें? कुछ भी नहीं, मैंने मायूसी के साथ शान उचका कर कहा। शेरशाह के आते ही वो उस तरह मफकूद हुई है जैसे अपना वजूद ही खो बैठी हो। समझ में नहीं आता कि उसे जमीन निकल गई या आसमान का क्या। मैंने उसकी तलाश में शहर का कोना कोना छान मारा, लेकिन वो किसी छलावे की तरह गायब हो गई। मेरा अंदाजा था कि उस बार तुम उसे मार लोगे, लेकिन खैर कभी ना कभी उसे सामने आना ही पड़ेगा। इतना जरूर हुआ है कि तुम्हारी हरकतों से बुखलाकर उन लोगों ने मैदान खुला छोड़ दिया है। ची की दिलचस्पी खत्म होते यहाँ हेरोइन के दाम गिर गए हैं और खुली मंडी में माल की बहुतात नजर आने लगी है। आज 2 बजे डान के आने का इम्कान है या उसका फोन आएगा? मैंने पूछा। मुझे जो कुछ मालूम था वो मैं तुमको बता चुका हूँ। इस वक्त तुम्हें ये बात क्यों याद आ गई? मेरा ख्याल है कि काम बढ़ाने के लिए ये बेहतरीन मौका है। अगर हम रवायती तरीकों से हटकर नए तरीके अपना लें तो हम रोजाना यहाँ से कई मन हेरोइन एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस बारे में डान हमारी बेहतरीन रहनुमाई कर सकता है। तुमको उससे इस बारे में बात करनी चाहिए। तुम किन नए तरीकों की बात कर रहे हो? उसने गहरी दिलचस्पी के साथ पूछा। आजकल तो पाकिस्तान से बरामद की जाने वाली हर रवायती और गैर रवायती चीज पर हेरोइन कैरियर का शुबा किया जाता है। आजकल यहाँ से यूरोप और अमेरिका के लिए सूती कपड़ों के पूरे जहाज जा रहे हैं। हर कंटेनर में लदे हुए सैकड़ों डिब्बों में 8-10 डिब्बे हेरोइन के हों तो उनका पकड़ा जाना नामुमकिनात में से है। पूरे कंटेनर को खाली किए बगैर आखिर में रखे हुए डिब्बों को चेक करना मुमकिन नहीं होगा। मंजिल पर पहुंचने के बाद कंटेनर बंदरगाह के बजाय अपने गोदामों में खाली किए जाएं तो पकड़े जाने का इम्कान और भी कम हो जाता है। इस तरह तो चमड़े के मलबूसात की आड़ भी ली जा सकती है। चमड़े का सामान आमतौर पर हवाई जहाज से भेजा जाता है। 1 हफ्ते में माल इधर से उधर हो सकता है। उसने फौरन अपनी जवाबी तजवीज से पेश कर दी। अव्वल तो बंदरगाहों के मुकाबले में हवाई अड्डों पर कस्टम और निगरानी के कड़े इंतजाम होते हैं। यूरोप के बाद हवाई अड्डों पर तो कुत्ते भी इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरी खराबी यह है कि चर्मी मलबूसात का हर डिब्बा इनफरादी तौर पर खोला और देखा जा सकता है। मैं 40 फुट लंबे कंटेनरों की बात कर रहा हूँ। उन्हें खाली करना और दोबारा भरना आसान काम नहीं होता। वैसे भी बंदरगाहों पर मुखबरी के बगैर बहुत कम मंशियात पकड़ी जाती है। तुम्हारी आखिरी बात में पसंद है, वो संजीदगी से बोला। मैं डान से बात करूंगा। मैदान खाली होने के बाद हमें उस मौका से भरपूर फायदा उठाना चाहिए। तुम्हारी इत्तला के लिए बताता चलूं कि पिछले दिनों आए हुए अफगानियों से बहुत अच्छा सौदा हुआ था। उनकी तरफ से 5 किलो योमिया की मुसलसल सप्लाई मिल रही है। माल कैसे आ रहा है? मैंने उस इत्तला में दिलचस्पी जाहिर करते हुए पूछा। उनकी सप्लाई लाइन बहुत महफूज और काबिल रश्क है। अंधेरे में से जवाब आया। आजाद कबायली इलाके में सरहदी रोक टोक न होने की वजह से उनका एक आदमी अफगानी इलाके से माल लेकर पेशावर में किसी के हवाले करता है। पेशावर से दूसरा आदमी जहाज से ब्रीफकेस में माल लेकर कराची आता है और फोन पर शेर शाह से रब्ता करके वक्त और मकाम का तयन करके उसके मुताबिक ब्रीफकेस शेर शाह से बदल लेता है। उस पूरे बंदोबस्त में हमें 2 तरफा टिकट के अलावा सिर्फ 10,000 रुपए योमिया देने पड़ रहे हैं, जो मेरी निगाह में बहुत कम बल्कि न होने के बराबर है। लेकिन किसी भी आदमी का रोजाना हवाई सफर हवाई अड्डों की निगरानी पर मामूर एहलकारों को उसकी तरफ मुतवज्जा कर सकता है। फिर पेशावर कराची रूट पर तो वैसे भी कड़ी निगरानी रहती है। मैंने राय जाहिर की। वो मेरे अंदेशे से लुत्फ अंदोज होते हुए हंसा, फिर बोला,
वो लोग खाने पीने के मामले में अजड और वैशी नजर आते हैं, लेकिन अपने काम के हर नशीब फराज पर नजर रखते हैं। उन्हें हवाई सफर और कराची देखने के बहुत से शौकीन मिल जाते हैं जो यहाँ 2-3 दिन गुजारने की खातिर आसानी उनके अलाकार बन जाते हैं। उस तरह उनके पास 15-20 आदमियों की टीम है। वो बारी बारी सफर करते हैं, इसलिए कोई उनकी तरफ मुतवज्जा नहीं हो सकता। कदर तवक्कुफ के बाद वो फिर बोलने लगा, मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें हमारे साथ आए हुए काफी अरसा चुका है। बेहतर होगा कि माल की वसूली और फिर आगे रवानगी के इंतजामात तुम अपने हाथ में ले लो। तुम अपनी जहानत से काम लेकर बिजनेस को बहुत आगे ले जा सकती हो। मैं खुद भी इन्हीं खतूत पर सोच रहा हूँ। मैंने मुबहम सा जवाब देकर वह बात वहीं खत्म कर दी, क्योंकि मेरे ज़हन पर एक बार फिर बेला का मसला सवार होने लगा था। मैं कुछ देर के लिए बाहर चाह रहा हूँ, लेकिन 1 बजे तक वापस लौट आऊंगा। उस दौरान में तुम दफ्तर ही में मौजूद रहना। हो सकता है कि बाहर से कोई अहम कॉल आ जाए। मैं वापस अपने कमरे में लौट आया, लेकिन बेला का मसला बदस्तूर मेरे सर पर सवार था। उस बारे में 2 ही सूरतें मुमकिन थी। मैं ट्रेड लाइन के दफ्तर की रवायात को खैरबाद कहते हुए बेला को अपने दफ्तर में तलब कर लेता और उसे अपने दफ्तरी साथियों की बेरहमाना जिरा का निशाना बनने पर मजबूर कर देता। उस इम्कान से वो खुद भी वाकिफ थे, बल्कि ज़हनी तौर पर उस सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार भी थी। दूसरा तरीका यह था कि मैं दफ्तरी औकात के बाद उससे बाहर मुलाकात करके मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करता। उस तरह दफ्तर में किसी को कानू कान भी उस मुलाकात का इल्म ना हो पाता और हकायक मेरे इल्म में आ जाते। मैंने कुछ देर तक सोचने के बाद इंटरकॉम पर बेला से बात करने के बजाय अपने डायरेक्ट फोन पर ट्रेड लाइन के बोर्ड का नंबर मिलाया, क्योंकि इंटरकॉम पर होने वाली गुफ्तगू भी दूसरों की तवज्जो का मरकज बन सकती थी। मैंने ऑपरेटर को अपना फर्जी नाम बताते हुए नबीला से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की। उसे दफ्तर में बेतकल्फी के साथ बेला कहा जाता था, लेकिन उसका असल नाम नबीला था। ऑपरेटर ने फौरी तौर पर मेरी कॉल नबीला को मुंतकिल कर दी। मुझे मालूम था कि दरामदी शोबे में अमले की निजी जरूरियात के लिए एक अलग थलग गोशे में फोन मौजूद रहता था, जहाँ कोई भी शख्स पूरी राजदारी के साथ फोन पर गुफ्तगू कर सकता था। तुम मुझसे किस सिलसिले में मिलना चाहती हो बेला? मैं नरमी से पूछा। ओह आप। मेरी आवाज़ सुनकर शायद वो हैरान रह गए। मैं आपकी एहसानमंद हूँ कि मेरी वजह से आपने इतनी एहतियात से काम लिया, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं ज्यादा दिनों तक इस दफ्तर में नहीं रह सकूंगी। आप मुझे अपने दफ्तर में तलब कर लें। नताज की जिम्मेदारी मेरी अपनी होगी। तुम चाहो तो मैं दफ्तर से छुट्टी होने के बाद भी तुम्हें वक्त दे सकता हूँ। बेसूद है। उसकी आवाज़ भरा के दफ्तर से निकलने के बाद भी नादीदा निगाहें मेरा पीछा करती रहती हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप भी किसी की नजरों में आ जाएं। मैं आपसे मिलकर अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती हूँ। ये काम दफ्तर ही में मुनासिब रहेगा। ठीक है, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। मैंने थके हुए अंदाज में फ़ोन बंद कर दिया। मैं नई सिगरेट सुलगाकर चंद सालियों तक खाली जहन के आलम में धुआं उड़ाता रहा। फिर मैंने इंटरकॉम से सईद को हदायत की तो बेला को मेरे दफ्तर में भेज दे। शेरशाह अपने बड़ों के दफातर की देखभाल के लिए किसी शिकारी कुत्ते की तरह उन्हीं एतराफ में मंडलाता रहता था, इसलिए उसने रास्ते ही में बेला को रोक लिया और उसे अपने साथ लेकर मेरे दफ्तर में आ गया। तुम जाओ, इसे मैंने ही बुलाया है। मैंने शेरशाह को घूरते हुए कहा और वो उल्टे कदम वापस चला गया। बैठ जाओ। मैंने बेला को सर से पैर तक गौर से देखते हुए आहिस्ते से कहा। बेला गोरी चिट्टी और सेहतमंद लड़की थी। उस रोज मैंने पहली बार अंदाजा लगाया कि वो खासी पुरकशिश भी थी, लेकिन उस वक्त उसकी मुतवर्रम आंखों से जिंदगी की हरारत के बजाय वीरानी मुतरशे थी। उसके पतले पतले होंठों के गोशे यूं कपकपा रहे थे जैसे वो कोशिश करके रोने से गुरेज कर रही हो। सर, मैं बहुत खौफजदा हूँ। उसने नजरें उठाए बगैर लरजती आवाज में कहा। किस्सा क्या है? जब तक तुम मुझे तफसील नहीं बताओगी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूंगा। आपको मालूम है कि हम इस दफ्तर में बहुत पुरस्कार माहौल में काम करते हैं। वो रुक रुक कर बोलने लगी। हाँ तो ये है कि हम में से किसी ने आज तक अपने चीफ का साया भी नहीं देखा। सारे खतूत पर सईद साहब दस्तखत करते हैं। मैंने रिकॉर्ड में देखा है कि हमारे चीफ का नाम अकबर अली शिराजी है। इस मरले पर उसने खामोश होकर इस दफ्तार तलब निगाहों से पहली बार मेरी तरफ देखा और मैं मशीनी अंदाज में अपने सर को खफीफ से असबाती चुंबश देकर रह गया। मैं पंजाब में अपने शौहर से खुला लेने के बाद कराची आई हुई हूँ। उसने अपनी कहानी शुरू कर रही। उसने अपनी कहानी जारी रखी। क्योंकि यहाँ अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं, मैं सुकून के साथ गुलशन इकबाल में 2 कमरों के एक फ्लैट में रह रही हूँ और दफ्तर से सीधी वहीं जाती हूँ। लेकिन कुछ अर्सा पहले एक आदमी ने कीमती कार में मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। पहले 1-2 रोज तक तो मैंने इत्तेफाक समझकर उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब वो बस से आगे पीछे गाड़ी दौड़ाता हुआ बाकायदगी से वहां पहुंचने और इशारेबाजी करने लगा तो मैं परेशान हो गई। एक दिन वो दीदा दिलेरी के साथ मेरे फ्लैट में पहुंच गया। दफ्तर के जवाब में उसे अपने सामने देखकर मैं खौफजदा हो गई। मैं उसे डांटती फटकारती तो वहां हंगामा खड़ा हो जाता और मैं अकेली रहने की वजह से पड़ोसियों में बदनाम हो जाती। सस्ते किराए का वो फ्लैट मुझसे खाली भी करवाया जा सकता था। मेरी खामोशी और बदहवासी से वो शेर हो गया और उसने अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद कर दिया। मेरा ख्याल था कि वो मुझसे दस्तराजी करके घटिया हरकतों का मुजाहरा करेगा, लेकिन वो बहुत शाइस्तगी के साथ मेरी तारीफें करता हुआ एक तरफ बैठ गया। उसकी शक्ल सूरत अच्छी थी, वो बाहैसियत भी नजर आता था और फिर मैं भी अपने शौहर से खुला लेने के बाद तन्हाई का अजाब सहरी थी, इसलिए मैं उसके लच्छेदार बातों में आकर बह गई। उसने मुझे अपना नाम अकबर अली बताया तो मुझे शुबा भी नहीं हो सका कि वो मेरा चीफ होगा। अगले दिन मैं उसकी हदायत के मुताबिक अपने फ्लैट से पहले
हसन स्क्वायर पर बस से उतर गई और वह मुझे गाड़ी में अपने साथ शाहाना फ्लैट पर ले गया। वो शराब का रसिया है, लेकिन कभी भी आपे से बाहर नहीं होता। उस दौरान में मैंने कई रातें उसके फ्लैट पर भी गुजारी। वह मुंह अंधेरे मुझे गुलशन इकबाल छोड़ आता था। उस दौरान में मुझे पुराने अखबारात का एक बंडल मिल गया। अकबर अली सोया हुआ था। मैंने बाथरूम में छुप कर अखबारात खोले तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। मैं जिस आदमी के साथ रह रही थी वो हेरोइन के स्मगलिंग का एक सजा याफ्ता मुजरिम था। अखबारों में उसकी तस्वीरों के नीचे सेठ हबीब चिवानी का नाम लिखा हुआ था। उसे जर्मनी में कैद की सजा हुई थी और वो कैद खत्म होने से पहले ही मर गया था। वो तफसीलात पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। किसी बदरू के साथ रातें बसर करने के एहसास से मैं दहशत ज़दा होगी और मैंने अखबारात लपेट कर उसी तरह वापस रख दी। अब मैं उस शख्स से छुटकारा हासिल करना चाहती हूँ, लेकिन वो जोक बनकर मेरे वजूद से चिमटा हुआ है। उसका मुतालबा है कि मैं अपनी मौजूदा रहाइश तर्क करके मुस्तकिल उसके साथ रहना शुरू कर दूं, लेकिन यह मेरे बस से बाहर है। उसे पीछा छुड़ाने की बस एक ही सूरत नजर आती है कि मैं नौकरी छोड़कर मुल्तान वापस चले जाऊं। वो खामोश होकर अपनी आंखों में उतरी हुई नमी को खुश करने में मसरूफ होगी। मैं समझ चुका था कि वो सेठ हबीब चिवानी के ही चुंगल में फंसी हुई थी। अपनी वीरान और बेरंग रातों में शबाब की रौनक सजाने के लिए उस मरदूद ने अपने ही दफ्तर की एक हसीनो जमील लड़की पर डोरे डाले हुए थे। फिर भी मैंने अनजान बनकर पूछा, तुमने ये नहीं बताया कि इस किस्से में चीफ कहां से आ गया? वो अकबर अली के नाम ही से रहता है। अखबारात देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा मुतजस्सिस होगी और मौका पाकर उसकी चीजों की तलाशी लेने लगी। उस दौरान में मुझे खुफिया खाने के कुछ खतूत और विजिटिंग कार्ड मिले। उन सब पर अकबर अली शराजी का नाम था। उस इंकशाफ ने मुझे बिल्कुल बेचैन कर दिया। अब मैं चीफ से छुटकारा हासिल करने के लिए आपसे मदद की भीख लेने आई हूँ। वो सिसकियों के साथ चुपके चुपके रोने लगी। उसे मालूम है कि तुम उसके कागजात वगैरह देख चुकी हो। मैंने उसे तरहम अमेज नजरों से देखते हुए पूछा। उसने अपने सर को जोर जोर से नफी में चुम्बी थी और रोते हुए बोली, मुझे अंदाजा हो गया कि वो कोई बहुत बड़ा मुजरिम है जो ट्रेड लाइन की आड़ में कोई और ही चक्कर चला रहा है। मैं उसे खुश रखने की कोशिशों के बावजूद अपने खौफ पर काबू नहीं पा सकी। जब भी मुझे ये याद आता है कि सेठ हबीब चिवानी मर चुका है तो मेरा बदन ठंडा पड़ जाता है। उस तब्दीली को उसने भी महसूस कर लिया। फिर उसे पता चल गया कि मैंने अखबारात से छेड़छाड़ की थी। शायद मैंने खौफ और घबराहट में अखबारात का बंडल गलत जगह पर रख दिया था। मेरे सामने एतराफ करने के अलावा कोई और चारा नहीं था, लेकिन मैंने उसे खतूत और उसके विजिटिंग कार्ड के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया। अखबारात के बारे में उसके पास क्या जवाब था? मैंने सवाल किया। उसने मेरी दहशत का दिल खोल कर मजाक उड़ाया और कहा कि हबीब चिवानी ही है। उसे गलतफहमी में सजा हुई, लेकिन वो जर्मनी की जेल से भागा। जेल के हुक्काम ने अपनी नाअहली पर पर्दा डालने के लिए या किसी और वजह से किसी लावारिस लाश को हबीब चिवानी का नाम दिया और वो अकबर अली के नाम से पाकिस्तान में ऐश कर रहा है। उसकी यह वजाहत काबिल कबूल मालूम होती है। मगरबी ममालिक में पाकिस्तानियों के जुराम को अमूमन बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। हो सकता है वो भी ऐसे ही हालात का शिकार हुआ। उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे दिल से यह दहशत भी निकल चुकी है कि मैं एक मुर्दा शख्स के भूत के साथ रंगरलियां बना रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे दिल में उसकी तरफ से खौफ, नफरत और कराहत जागुज़ी हो चुकी है। मैंने आज तक ट्रेड लाइन के चीफ की झलक तक नहीं देखी, लेकिन वो न जाने कब से मुझ पर निगाह रखे हुए बैठा था। अच्छी तनख्वाहों और सहूलतों ने सबकी जुबानें बंद की हुई हैं, लेकिन दफ्तर में हर शख्स जानता है कि ट्रेड लाइन की आमदनी के जराए खुफिया और गैर कानूनी है। मैं अब यहाँ रुकी रही तो नफसियाती मरीजा बनकर पागल खाने पहुंच जाऊंगी। वो तुम्हें इस कदर पसंद करता है तो तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? एक मजबूत रिश्ते में बन जाने के बाद बहुत से राजों से खुद ब खुद पर्दा उठ जाता है। इब्तिदा में मेरी सोच भी यही थी कि दोस्ती आगे चलकर शायद हमेशा का सहारा बन जाए, लेकिन वो आज़ाद भंवरे की तरह जिंदगी बसर करना चाहता है। उसके बारे में इंकशाफ होने के बाद कि मैं खुद भी एक मुजरिम की बीवी बनने का तसव्वुर नहीं कर सकती। मैं एक गरीब घराने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ। तालीम ने मुझे इज्जत का सही मफहूम समझने में बहुत मदद दी है। अकबर अली या हबीब चिवानी की हवसनाक अज़ाइन के सामने सर झुकाकर तुमने कौन सा बाइज्जत काम किया? वो मेरी बहुत बड़ी भूल थी सर। अपने अंदर उबलते हुए मुंह जोर हैवानी जज्बात को लगाम देना हरकत नाकिस के बस की बात नहीं होती। रातों की स्याही में खेतों और खलियानों से लेकर बड़े घरानों तक मैं न जाने कितने गुनाह किए जाते हैं। राजदारी बरकरार रहे तो किसी भी शरीफ के दामन पर उन गुनाहों का हल्का सा दाग भी नजर नहीं आता। बात खुल जाती है तो अपनी तरफ से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए सब ये गूंजतुमवाई शुरू कर देते हैं। मैं कोई खवारी लड़की नहीं थी। गंदम के खुमार से आशना होने के बाद से बुजुर्ग और वली भी उस पर पलते चले आ रहे। मैं कोई जवाब नहीं दे रही सर। मैंने बहुत बुरा किया, वो मेरा गुनाह था, लेकिन वो एक इंसानी लग़्ज़ी थी और अब मैं उससे तायब होना चाहती हूँ। छोटी और पसमानदा बस्तियों वालों को बड़े शहरों की चकाचौंध रास नहीं आती। मुल्तान में अपनी बूढ़ी माँ और शीरख्वार बच्चे के साथ मैं ज्यादा खुश रहूंगी। मेरे चुपते हुए सवाल पर वो यक बयक जज्बाती होगी। तुम्हारी आंखें मुतवर्रम हैं। पिछली रात तुम कहाँ थी? मैंने उसके चेहरे पर नजरें गाड़ कर सरसरी लहजे में सवाल किया। चीफ के फ्लैट ही पर थी। उसने सर उठाए बगैर पुज मुर्दा लहजे में कहा। पिछली रात चंद फोन कॉल्स की वजह से वो परेशान था। किसी ने उसके नंबर पर उसके असल नाम से फोन किया था। तो क्या उसके जानने वालों में से कोई असलियत से बाखबर नहीं है? मैंने हर से पूछा। कम अज कम वो तो यही कह रहा था। 2 मरतबा मैंने एक ही आवाज सुनी। तीसरी मरतबा किसी नए आदमी ने उसे चिढ़ाने की कोशिश की थी।
उन वाकयात के बाद उसका मूड बहुत खराब हो गया था और वो किसी मामूली गुंडे की तरह अपने नामालूम हरीफों को गंदी गंदी गालियां देकर सब कुछ तबाह कर देने के दावे कर रहा था। उससे बात करने वाले ने शायद मेरे बारे में भी जहर उगला था, क्योंकि बाद में उसने मुझसे उस बारे में काफी तलक कलामी की थी। वो जानना चाह रहा था कि कराची मुंतकिल होने के बाद मैंने उसके अलावा और किससे दोस्ती की थी। मुझे किस्मत की उस सितम जरीफी पर शिद्दत से रोना आया कि जो जालिम और मुजरिम था वो साहूकार बना हुआ था और मैं अपनी बेगुनाही के बावजूद उसके सामने मुजरिम बन गई थी। उसके जवाब ने मेरे जहन से उलझन दूर कर दी। ये बड़ा गनीमत हुआ कि बेला मुझसे दू बदू बात करते हुए मेरी असल आवाज और फोन पर सुनी आवाज में कोई मुमासलत महसूस नहीं कर सकी थी। उसे मेरी आवाज पर जरा सा भी शुबा हो जाता तो वो पल भर में मुझे भी हबीब जीवानी वाली सफ में खड़ा कर देती। छोटे मोटे दफ्तरों में मालकान अपनी दिलबस्तगी के लिए अपने मनपसंद लड़कियों को मुलाजम रख लेते हैं, वो कह रही थी, लेकिन बड़े इदारों पर सरबराह को अमले का सरपरस्त बल्कि बाप तस्वुर किया जाता है। मैंने यही सोचकर ट्रेड लाइन में मुलाजमत की थी, मगर यहाँ तो खुला अंधेर है। अपने मातहतों की इज्जत का रखवाला ही शिकारी भेड़िया बना हुआ है। मुझे हैरत है कि आप जैसा शरीफ और नफीस आदमी उसके साथ कैसे चल रहा है। मैं यहाँ अकबर अली शराजी के साथ काम करता हूँ। मैंने नई सिगरेट सुलगाते हुए कहा, मुझे तो तुम बता रही हो कि उसकी शख्सियत का कोई दूसरा रूप भी है। मुझ में और दूसरे मुलाजमीन में सिर्फ इतना फर्क है कि मैं सबसे सीनियर हूँ और वो मेरे मातहत हैं। अपनी निजी जिंदगी में अकबर साहब क्या करते हैं उससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो खूबसूरत औरत को देखते ही उसे घेरने की फिक्र में लग जाते हैं। तुम्हारा अपना किरदार मजबूत होता तो तुम पहले ही मरहले पर उन्हें धक्के देकर अपने फ्लैट से भगा सकती थी। कम से कम मुझे ये खुशी है कि आपने मेरी कहानी पर यकीन कर लिया। मैं किसी और के सामने जुबान खोलती तो वो मेरी बातों पर सिरे से एतबार ही न करता। आप खुद ही बताएं कि इन हालात में मैं अपनी नौकरी किस तरह जारी रख सकती हूँ। अगर आप आज ही मेरा हिसाब करवा दें तो मैं उम्र भर आपकी एहसान मंद रहूंगी। मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, तुम अपनी जगह पर जाओ और अपने किसी भी साथी से किसी बात का जिक्र न करना। कोई हमाकत की तो उसके संगीन नताज की तुम खुद जिम्मेदार होगी। उसकी आंखें खौफ से फैल गईं और उसने सहमी हुई आवाज में पूछा, आप किन संगीन नताज का हवाला दे रहे हैं? आपने दरिंदा सिर्फ चीफ का खिलौना बनने के बाद मेरे लिए ऐसा कौन सा खतरा बाकी रह गया जिसकी मुझे परवाह हो, या वो मुझे हलाक भी करवा सकता है? अपने आखिरी सवाल पर वो खुद ही दहशत ज़दा होगी। वो इम्कान यूं कदर लजा खेज था कि मैं उस पर खुलकर बात नहीं कर सकता था, लेकिन मेरे दिल में वही खौफ जागज़ी हो चुका था। हबीब जीवानी को फनक भी मिल जाती कि बेला उसकी असलियत से वाकिफ हो चुकी है तो एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर उसकी मौत का परवाना जारी कर सकता था। मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं नरमी और आहिस्तगी के साथ कहा, हर बात का इन्हिसार उस अमर पर है कि जो कुछ तुमने बताया उसमें सदाकत कितनी है। मेरी मालूमात महदूद है, लेकिन एहतियात और अक्लमंदी का तकाजा है कि तुम सख्ती के साथ अपनी जुबान बंद रखो। कोई भी शख्स अपने राजों की हिफाजत के लिए आखिरी हदों तक जा सकता है। इन मशवरों का शुक्रिया। वो भराई हुई आवाज के साथ कुर्सी से उठ गई। आपकी साथ से मुझे उम्मीद है कि कल मुझे इस मनहूस दफ्तर में नहीं आना पड़ेगा जहां मजाजी बाप अपनी बेटियों पर दांत लगाए बैठा रहता है। मैंने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस खामोशी के साथ उसे वापस जाते देखता रहा। नबीला की कहानी ने मुझे शदीद ज़हनी झटका पहुंचाया था तो उसके पास बातों में खासा वजन था। फिर दूसरी तरफ हबीब जीवानी का नाकाबिले फहम रवैया था जिसका कोई भी जवाब नहीं था। अपनी बीवी की हलाकत के बाद वो तन्हाई की जबरी जिंदगी गुजार रहा था और यह बात तस्लीम की जा सकती थी कि अपनी जरूरियात के लिए उसे किसी सहारे की जरूरत थी। वो जवान, खूबरू और सेहतमंद था। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। शहर के होटलों और दीगर तफरीगाहों में उसे बेला से 1000 दर्जे बेहतर और खूबसूरत लड़कियों की रफाकत मिल सकती थी। फिर यह बात समझ में नहीं आती थी कि उसकी निगाहें इंतखाब बेला है पर क्यों ठहरी थी। हॉटलाइन पर आने वाले पैगाम ने मेरे उन परेशान कुन ख्यालात का तसलसल तोड़ दिया। अभी जीवानी खुफिया रास्ते से बाहर जाने के बाद दोबारा अपने दफ्तर में आ चुका था और मुझे बुला रहा था। बेला तुम्हारे पास क्यों आई थी? मेरे बैठते ही उसने सवाल करके मुझे चौंका दिया। शायद उसे शेर शाह के जरिए उस वाकया की खबर मिल चुकी थी और वो उस पर मुझसे बात करने के मूड में था।